नमस्कार दोस्तों, ग्रो मोर एजुकेशन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो से फ्रेंड्स जो एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट एडिशन की बुक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझना है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज से हम पूरी लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पहले चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमें समझना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो 50% ऑफ द जो प्रोविजंस थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से 50% तक प्रोविजंस लिए गए थे। तो हमें समझना होगा कि वो कौन से रीजंस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनने में हेल्प किए। उस समय उससे पहले कौन से रेगुलेशंस काम कर रहे थे। तो इसलिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल व्यूज देखना होगा। तो कुछ एकदम बेसिक से हिस्ट्री वाली चीजें पहले वो देख लेते हैं कि देखिए 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से कि आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। वहां की महारानी ने तो 1600 में दे दिया, लेकिन इंडिया में उनको 1614 में 1614 में परमिशन मिला जहांगीर के द्वारा कि आप अब इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो 16 से 14 से वो लोग यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स देख लेते हैं जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं। देखिए, हमें आजादी के समय अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक सभा बैठी जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई फ्रेंड्स? वो फॉर्म हुई 26 जनवरी 1946 को। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि ये हमारे संविधान बना के रेडी करेंगे। तो लगभग 2 साल 11 महीने बाद इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर दिया। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ? 26 नवंबर 1949, ये डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। और 26 नवंबर को ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे हर ईयर एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी डेट को? 26 नवंबर को। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? फोर्स में आया मतलब कब से इनेक्ट हुआ, लागू कब से हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। क्यों इस दिन? क्योंकि इस दिन हमारा रिपब्लिक डे था, इसलिए इस दिन से फोर्स में आया। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 50% के उसके लगभग प्रोविजंस थे। अब तो चलिए हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पे आते हैं। अभी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको ट्रेडिंग के साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स भी मिल गए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक बैटल देखना होगा, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? इसमें एक इंडियन साइड से 3 लोग थे। कौन थे? एक नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्परर। ये 3 लोग एक साइड से थे। कौन कौन से? अवध, बंगाल और मुगल एम्परर वर्सेस पूरी जो ब्रिटिश आर्मी थी। ठीक है, ये 3 वर्सेस ब्रिटिश आर्मी। और ये डिसाइसिव बैटल था जिसमें हम ये 3 जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हार गए और ब्रिटिश आर्मी जीत गई। तो ये जो हारे, तो इससे इनका जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर जो कंट्रोल था ये बढ़ गया। तो ये हार से फ्रेंड्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे पूरा कंट्रोल मिल गया। इससे पहले कंपनी के पास तो सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स थी। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ यहाँ पे ये व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसके साथ इनके पास दीवानी अधिकार भी आ गए। दीवानी मतलब सिविल राइट्स। और सिविल में क्या आते हैं? सिविल में मतलब कौन से रूल रेगुलेशंस ये फ्रेम करने की जो पावर होती है वो सिविल राइट्स में आती है। और रेवेन्यू रिलेटेड पावर्स में क्या होता है? आप कहाँ पर कितना ट्रेड करेंगे, कितना टैक्स लगाएंगे, ये सारी चीजें रेवेन्यू राइट्स में आ गई। तो उन्होंने राजाओं को वहां के हटा नहीं दिया, उनके पोस्ट पे उनको रखा। आप वहां पे लीगल जस्टिस वाली चीज देखिए, लेकिन अब सिविल रूल रेगुलेशन बनाना आपके हाथ में नहीं रहेगा और ना ही आपका पैसे का कलेक्शन आप कर पाएंगे। तो नाम मात्र के लिए वहां पे जो राजा थे वो बैठे थे, लेकिन उनका मेन काम सिर्फ जनता के ऊपर था। और जो आर्मी थी उनका काम जनता को न्याय दिलाना ये सब तो था नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ सिविल और रेवेन्यू राइट्स अपने पास लिए। तो बैटल ऑफ बक्सर से क्या निकला फ्रेंड्स कि इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स थे, लेकिन यहां से उनके पास दीवानी राइट्स भी आ गए, मतलब एक पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गए। अब देखिए, पूरे ब्रिटिश एरा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कब? एक 1773 से लेके 1858। 1858 का टाइमिंग क्यों फ्रेंड? क्योंकि 1857 में इंडिया का रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं, ग्रेट रिवॉल्ट। ये 1857 में हुआ था, आजादी की पहली लड़ाई।
और उसके बाद उस टाइम से लेके हमारे आजादी के टाइम तक। लेकिन यहाँ पे 1773 क्यों लिखा है? देखिए 1773 इसलिए लिखा है कि पहली बार वहां की पार्लियामेंट ने 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट भेजा था। क्यों रेगुलेटिंग एक्ट क्यों भेजा था? क्योंकि जो वहां की महारानी थी उन्होंने तो कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो कंपनी है वो पॉलिटिकल पावर भी दिखाने लगी, दीवानी राइट्स ले लिए और अटैक करने लगी अपने आर्मी से। तो इसलिए वहां की क्राउन ने इसको कंट्रोल करना, थोड़ा रेगुलेट करना चाहा। इसलिए एक पहला एरा हो गया जो कंपनी के हाथ में पूरी पावर थी, और जो रिवॉल्ट हो गया पहला, उसके बाद पूरी पावर जो थी वो डायरेक्टली क्राउन के अंडर आ गई। इससे पहले कंपनी हर एक चीज देखती थी, लेकिन 1858 से लेके आजादी तक सारे जो कंट्रोल थे वो क्राउन के हाथ में, क्राउन मतलब वहां की महारानी के हाथ में थे। और बुक में भी फ्रेंड्स इस हिस्टोरिकल वाले चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक 1773 से लेके 1858 का टाइमिंग का दिखाया गया, और दूसरा टाइमलाइन ये वाला टाइमलाइन है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आज ये वाली टाइमलाइन पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या थे, और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाले टाइमलाइन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब कंपनी रूल को देखते हैं। जैसा मैंने बताया कंपनी रूल कब से कब तक था। कंपनी रूल हमारा जो जब से वो आए थे तब से लेके 1857 तक, 1857 में हमारा रिवॉल्ट हुआ। और हमारा जो कंपनी रूल मेनली कंसीडर करते हैं वो 1773 से करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। अब याद रखिए ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है। यहाँ से लेके 1857 तक कंपनी का रूल चलेगा। कंपनी कौन है? एक प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में रूल कर रही है, ठीक है। हालांकि उस कंपनी में ज्यादातर पैसे जो लगे थे वो वहां के पार्लियामेंट के मेंबर्स में लगे थे। चलिए वो दूसरा बात है, वो बाद में देखेंगे। और ये जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसमें कुछ कमियां थी जो बाद के कुछ ये सब एक्ट्स आए थे उसमें उससे चेंजेस किए गए। ये आगे मैंने इसको भी लिखा है, तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इस पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके क्या फीचर्स थे वो देखते हैं। देखिए जो पोजीशन, जो रैंक थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, उसको चेंज करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, अब उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कौन से फ्रेंड्स? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, ये स्टैटिक चीजें हैं आप याद रखिएगा कि पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग को हेल्प करने के लिए, मतलब गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 एक्स्ट्रा मेंबर्स भेजे गए, जिनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो अब जो गवर्नर जो भी फैसले लेंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के हेल्प से लेंगे। अब तो एक तो गवर्नर जनरल हो गए प्लस 4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गए, ये टोटल 5 लोग हो गए। तो मतलब अब जो भी डिसीजन लेना होगा वो मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, मतलब 5 में से अगर 3 लोग अगर उसमें सहमत हैं तो यस होगा, अदरवाइज नो। और क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम पे थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो यहाँ बॉम्बे और मद्रास को थोड़ा उनकी पावर को लोअर किया गया और एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई। और देखिए वहां पे सिर्फ बंगाल के अलावा और 2 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी इससे पहले एकदम टोटली इंडिपेंडेंट काम करती थी। हर जगह पे गवर्नर होते थे, हर जगह पे उनकी एक काउंसिल होगी, और ये सारी चीजें एक मतलब तीनों जो प्रेसिडेंसी थी एकदम इंडिपेंडेंट एक्ट करते थे। लेकिन ये एक्ट के बाद क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको थोड़ा उसका पावर कम कर दिया गया। अभी भी वो रूल रेगुलेशन टैक्स रेवेन्यू ये सब खुद से करेंगे, लेकिन जैसे कि उनको कहीं, जैसे मान लीजिए उनको मराठाओं पे अटैक करना है, ठीक है, या फिर किसी और कहीं और उनको अटैक करना है, तो आर्मी से रिलेटेड जो रिलेशंस होंगे वो आगे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स के पास। इस मामले में बॉम्बे और मद्रास की जो पावर थे वो थोड़े कम कर दिए गए। बेसिकली बोल सकते हैं एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। और इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना। उस सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था? कलकत्ता में, कब? 1974 में। और इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे, और इनके साथ 3 अदर जूनियर जजेस थे। लेकिन ये सारे जो जजेस होंगे इस सुप्रीम कोर्ट के वो ब्रिटेन से ही आएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट था उनके उसके पास पूरे प्रेसिडेंसीज के ऊपर पावर थी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तीनों जगह पे कंट्रोल रख सकता था। और किसी भी प्रेसिडेंसीज के किसी भी गवर्नर जनरल हो, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, या उनके जो सर्वेंट्स होंगे, उनको किसी भी टाइप का गिफ्ट लेना या कैश लेना या अपने प्राइवेट रूप में ट्रेड करना। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जो वहां से गवर्नर जनरल आते थे वो अपना अलग से भी बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो ये चीजें बंद की गई। और एक टर्म था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि कंपनी के कुछ लोग होते हैं जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं।
आज भी कोई भी कंपनी ले लीजिए, चाहे रिलायंस ले लीजिए, चाहे आईटीसी ले लीजिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर लीजिए, के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हर क्वार्टरली सबमिट करना होता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। वैसे इस एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वहां पे, उनका जो टेन्योर था, पहले 1 साल हुआ करता था, उसको बढ़ा के 5 years कर दिया गया कि अब ये 5 साल के लिए रहेंगे और हर साल एक एक लोग रिटायर होंगे। जैसे हमारे राज्यसभा में होता है ना कि कुछ 1/3 लोग रिटायर होते हैं एवरी ईयर, तो ऐसे यहाँ पे होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कुछ लोग ही सिर्फ रिटायर होंगे, बाकी लोगों का टेन्योर जैसे 5 साल होगा वो 5 साल के बाद रिटायर होंगे। तो अभी देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको सेटल किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स जब सुप्रीम कोर्ट बना तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के कामों में हस्तक्षेप करते थे, तो इसलिए यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पावर को बहुत लोअर कर दिया गया। कैसे किया गया कि जो अब जो भी डिसीजन गवर्नर जनरल या काउंसिल या उनके नौकर लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे, उनको वहां से एग्जम्पशंस दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इन लोगों के ऊपर कोई अपना डिसीजन नहीं लेगा। और सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले जो पूरा ज्यूरिडिक्शन था पूरे प्रेसिडेंसी से कम करके अब उनको कैलकाटा पे ही शिफ्ट कर दिया गया। और जो ट्रायल्स होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन होगा, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी, अगर वो कोई हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और जैसे हर एक प्रोविंसेस थे तो हर एक प्रोविंसेस के अंदर उनके कोर्ट भी होते थे। जैसे आज हर एक स्टेट के, चाहे महाराष्ट्र हो दिल्ली हो, हर एक स्टेट के अपने एक हाई कोर्ट है। वैसे ही जो वहां पे प्रोविंसेस थे वो प्रोविंसेस के अंदर वो कोर्ट थे। तो अगर आपको उस कोर्ट के किसी डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो ऑर्डर लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। यहाँ से कोर्ट के ऑर्डर को लेके आप गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास ही जा सकते थे, लेकिन प्रोविंशियल कोर्ट्स के ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते थे। और देखिए इनके पावर को कैसे कम किया गया कि जो ये जो प्रोविंशियल कोर्ट है इनके रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, इसके इस प्रोविंशियल कोर्ट्स के रूल और रेगुलेशन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही बनाती थी। तो बेसिकली जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उनकी और उनके पूरे जो काउंसिल सर्वेंट्स इन सबको पूरे सुप्रीम कोर्ट से एग्जम्पशंस दे दिया गया। अब फ्रेंड्स पीट्स इंडिया एक्ट 1784 देखते हैं। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया गया और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। कमर्शियल चीजें और पॉलिटिकल चीजें दोनों पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, अब यहां से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कमर्शियल चीजें देखेंगे। कमर्शियल चीजें में क्या आएगा फ्रेंड्स कि जैसे किसका कहां पे अपॉइंटमेंट, इंडिया में सारे अपॉइंटमेंट जो होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे और इसके बदले बहुत पैसा खाते थे ब्रिटेन के लोगों से। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एक नई बोर्ड बनी जिसमें 6 मेंबर थे, अब ये जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होते थे वो डायरेक्टली क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे और वो क्योंकि वो पार्लियामेंट से चुने हुए मेंबर्स थे, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बना दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड कौन होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड को या प्रेसिडेंट को हम बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आगे ये नाम आप बार बार सुनेंगे, बहुत सुनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड होगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर ये 6 4 10 लोग थे, ये कोई इंडिया में नहीं बैठता था, ये सब लंदन में बैठ के अपना फंक्शन ऑपरेट करते थे, ये इंडिया में नहीं रहते थे, वो वहां से अब सारे रिपोर्ट सबमिट करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतना पावरफुल बनाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज अ फुल एक्सेस टू कंपनी रिकॉर्ड, मतलब कंपनी के जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास होंगे। अब यहाँ से बेसिकली आप क्या समझते हैं, जो पॉलिटिकल पावर थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दे दी गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो वहां की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मतलब जो पॉलिटिकल पावर थी वो अल्टीमेटली विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई, जबकि जो कमर्शियल पावर है वो कंपनी के पास छोड़ दी गई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू हैंडल होती थी। अब यहाँ से दो चीजें आ गई कि जो अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। डुअल गवर्नमेंट कैसे, एक कमर्शियल के लिए एक 4 मेंबर और पॉलिटिकल के लिए 6 मेंबर बोर्ड, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बोलते थे। यहाँ से बेसिकली किया क्यों गया, यहाँ से कंपनी को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा। मेन फंक्शंस क्या थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बनाया गया, जो 6 मेंबर थे और वो पावरफुल थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड होगा उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम एक्ट ऑफ 1786 देखते हैं। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया।
लेकिन इन्होंने इस पोजीशन ज्वाइन करने से पहले दो डिमांड रख दिए। क्या पहला डिमांड क्या था कि जो ब्रिटिश फोर्सेस के चीफ होंगे, कमांडर इन चीफ, वो मैं बनूंगा। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो ब्रिटिश फोर्सेस का चीफ होगा, ठीक है। और सेकंड डिमांड इन्होंने रखा कि अगर मेरे काउंसिल के जो मेंबर हैं वो मेरे किसी भी डिसीजन से सहमत नहीं है तो मेरे पास ये पावर होनी चाहिए कि मैं उनके डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। इससे पहले क्या होता था कि 4 काउंसिल के मेंबर की मेजॉरिटी वोट पे डिसीजन लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेकंड डिमांड किया कि इनके पास ओवरराइडिंग पावर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जैसा मैंने बताया था हर 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट्स आएंगे। तो चलिए अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ फीचर्स देखते हैं। इस एक्ट के थ्रू कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको 20 सालों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि जैसे ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनीज थी जो व्यापार करती थी, लेकिन इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलाउ किया गया था ट्रेड करने के लिए। ये मोनोपोली कंपनी की 20 सालों के लिए और बढ़ा दी गई। और जो जैसा आपको याद होगा कि जो एक्ट ऑफ 1786 था उसमें गवर्नर जनरल को दो चीजें ऑफर की गई थी। क्या? एक तो जो गवर्नर जनरल होगा उसके पास ओवरराइडिंग पावर होगा उसके काउंसिल के ऊपर, कि अगर मान लीजिए काउंसिल कोई डिसीजन लेता है तो गवर्नर जनरल उस डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। और सेकंड प्रोविजन क्या था उसमें फ्रेंड्स, कि जो गवर्नर जनरल होगा वही होगा कमांडर इन चीफ। अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत जो कमांडर इन चीफ होगा उसके वो एक सेपरेट पोस्ट बन गया। तो अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू जो कमांडर इन चीफ का जो पोजीशन था वो सेपरेट कर दिया गया। अब ना ही तो गवर्नर जनरल उस पे कमांडर इन चीफ बन सकते, ना ही उनके कोई काउंसिल का मेंबर हो सकता था। और जो ओवरराइडिंग वाली पावर थी जो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल के पास थी, अब उसको हटा के पूरे बाकी के प्रेसिडेंसीज को भी दे गया। सिमिलर ओवरराइडिंग पावर ओवर हिज काउंसिल टू अदर प्रेसिडेंसीज एज वेल। अदर प्रेसिडेंसीज में कौन से आएंगे फ्रेंड्स? मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। और इससे पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स कहाँ बैठते थे, मैंने आपको बताया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स जो लंदन में बैठते थे तो उनको पेमेंट भी लंदन से होता था। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स होंगे उन्हें इंडियन रेवेन्यू में से ही पेमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड उसके 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ इसके थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। जो उनकी मोनोपोली थी यहाँ पे ट्रेडिंग की उसको खत्म कर दी गई, लेकिन जो चाइना से थ्रू उनका ट्रेड होता था उसमें उनकी मोनोपोली मेंटेन की गई। और जो टी से रिलेटेड ट्रेड होते थे, जो मतलब चाय का व्यापार जो करते थे, उसमें अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को मोनोपोली थी। और इंडिया में इस एक्ट के थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन प्रोपोगेट किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन यूरोप में ब्रिटेन में था वो सेम पैटर्न इंडिया में फॉलो करवाया गया। मतलब आपके जो रीजनल लैंग्वेज जो होते थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उन सबकी प्रैक्टिस रोकी गई और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट और इम्प्लीमेंट कराया गया। इसी एक्ट के थ्रू इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आए। कहाँ के? ब्रिटेन के। इससे पहले भी क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए हैं, डच वाले के साथ ही आए थे, लेकिन डच तो चले गए पहले। लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो ब्रिटेन के थे, उन्हें इस एक्ट के थ्रू आने का मौका मिला। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसके 20 साल वापस एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, जो इंडिया को और सेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइज किया गया मतलब जो फेडरल सिस्टम था थोड़ा बहुत, कि 3 प्रेसिडेंसीज होंगी, तीनों के पास अलग अलग पावर होंगे। जैसे अभी भी बॉम्बे और मद्रास के पास इतनी पावर थी कि वो रूल और रेगुलेशन सारी चीजें खुद फ्रेम करते थे। रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड सारे रेगुलेशन खुद फ्रेम करते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। देखिए बंगाल से इंडिया करना मतलब एक इंडिकेशन था क्या, कि अब हम एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिन्होंने राजा राम मोहन राव के साथ मिलकर सती प्रथा को बैन करवाया था इंडिया में, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ऑल प्रोविंसेस वर अंडर गवर्नर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, जो कानून बनाने की ताकत थी बाकी प्रेसिडेंसीज में वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास शिफ्ट हो गया। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। बाकी की प्रेसिडेंसीज के पास जो पहले जो पावर थी अब वो भी पावर खत्म कर दी गई। वो अभी भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड काम वही करेंगे, लेकिन जो लॉ बनाने की जो ताकत होगी, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, वो अब शिफ्ट हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और जो कंपनी की पिछले वाले एक्ट के थ्रू जो कंपनी की मोनोपोली बढ़ाई गई थी चाय और चाइना में, वो अब जाके यहाँ पे उसको भी एंड कर दिया गया। तो फाइनली क्या होता है, पहले कंपनी की पॉलिटिकल पावर छीन ली गई। कैसे छीनी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के, जो लंदन में बैठते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में डिफरेंशिएट करिएगा आप। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के ही मेंबर्स थे और कंपनी के रिपोर्ट लेते थे, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे वो ब्रिटेन के लेजिस्लेटिव मेंबर थे, ठीक है। वो डायरेक्टली क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे और अपना रिपोर्ट क्राउन को देते थे, ठीक है। तो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के उनका जो पॉलिटिकल पावर था वो खत्म कर दिया गया। अब इस एक्ट के थ्रू उनका कमर्शियल पावर भी खत्म कर दिया गया। कैसे? क्योंकि जो मोनोपोली थी उनकी, वो पहले नॉर्मल मोनोपोली तो वो पहले खत्म ही कर दी गई। अब चाइना और चाय से रिलेटेड जो मोनोपोली थी वो इसके थ्रू खत्म कर दी गई। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू ये प्रपोज किया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं इसमें इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे मैंने पहले बताया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत पावरफुल थे, यही अपॉइंट करते थे सिविल सर्विस के जो सीट्स होते हैं, ये यही फिल कराते थे और ये अपने रिलेटिव्स को लगा देते थे या फिर वहां से पैसे खाते थे और जो उनको लगाते थे। तो इन्होंने इसका बहुत अपोज किया, तो फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं, ये लास्ट चार्टर था जो 1833 के 20 साल बाद आया 1853 में। और ये लास्ट क्यों है? क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट होता है और जो इंडिया है वो डायरेक्टली ब्रिटेन की क्राउन के अंडर आ जाएगा, मतलब कंपनी के थ्रू यहाँ पे रूलिंग नहीं होगा, डायरेक्टली क्राउन के थ्रू रूलिंग होगा। तो इसके थ्रू क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इंडियन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिछले वाले चार्टर एक्ट में प्रपोज किया गया था लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से वो रिजेक्ट हो गया, अब उसको फाइनली ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। और उसके लिए कमेटी पहले बनाई गई कि कैसे रूल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, उसके लिए कमेटी बनी जिसको मकॉले ने लीड किया, इसलिए हम उसको बोलते हैं मकॉले कमेटी, ठीक है। ये फॉर्म कब हुई? 1854 में। इसके बाद जो गवर्नर ऑफ इंडिया थे उनके पास दो पावर थी, एक लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की ताकत, और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कानून को इंप्लीमेंट कराते हैं। जैसे आज लेजिस्लेटिव क्या इंडिया में देखें तो इंडिया में लेजिस्लेटिव हो गई हमारी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं और जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आते हैं। जैसे कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री होती है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गई, ये सब मिनिस्ट्री जो होते हैं रूल्स को इंप्लीमेंट भी कराते हैं। तो हमारे लेजिस्लेशन में थोड़ा कंबाइन है, वो लेजिस्लेटिव मेंबर भी होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, लेकिन सारे लेजिस्लेटिव मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं होते हैं। जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वही सिर्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने उस समय क्या किया कि वहां पे जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम सेपरेट कर दिया और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे वो उसको एकदम सेपरेट करते हैं। जो पहले वाले जो मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव मेंबर के लिए एक नई 6 न्यू मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई, ठीक है। और 6 में से 2 तो गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेगा, बाकी जो 4 थे वो बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। कौन? एक जो मद्रास से थी, एक बॉम्बे और बंगाल आगरा, यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो 4 लोगों का नाम रिकमेंड करेगी और वो उनका उसमें अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया को रिलेट करके पहली बार एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 6 मेंबर की। भले मेंबर्स तो उसमें कम है, आज की बराबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दिख रही है, लेकिन एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब इसके थ्रू क्या हुआ, कंपनी को अभी भी इंडिया में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, लेकिन कंपनी कितना आगे तक ट्रेड करेगी ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो इसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है 1857 में। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से रूल था कंपनी के पास, वो रूल छीन के अब डायरेक्ट क्राउन ने अपने अंडर इंडिया को कंट्रोल कर लिया। तो ये वाला जो वीडियो फ्रेंड्स हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक इतने पोर्शन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।